Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 3rd chapter drug use in CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसके अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि CHF क्या होता है। देन हमने CHF को आइडेंटिफाई करने के लिए CHF के सिम्टम्स देखे एंड देन हमने CHF की फिजियोलॉजी, हार्ट की फिजियोलॉजी, देन CHF की पैथोफिजियोलॉजी, देन उसके रिलेट में हमारी बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखी और हमने ड्रग्स देखी जो कि CHF के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। हम अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और स्पेसिफिक क्लासेस को स्टडी करेंगे जो कि CHF को ट्रीट करती हैं। तो इसमें हमारी आज की जो फर्स्ट क्लास है वो है कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स। तो क्या होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स और ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चलिए देखते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स और कार्डिनोलाइट्स आर कॉल्ड एज कार्डियोटॉनिक एजेंट्स as they increase the mechanical efficiency of heart as a pump without increase in oxygen consumption। मीन्स कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स होते हैं इनको फर्स्टली तो दो नाम और दिए गए हैं, एक तो है कार्डिनोलाइट्स और कार्डियोटॉनिक एजेंट्स। अब ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, जो हार्ट की मैकेनिकल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देते हैं एज अ पंप, यानी कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं बिना ऑक्सीजन के कंजप्शन को इंक्रीज किए। यानी कि बेसिकली हमारे हार्ट को पंप करने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि उसे भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स होते हैं ये बिना ऑक्सीजन के कंजप्शन को इंक्रीज किए हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। इन कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स डिजॉक्सिन इज कंसिडर्स एज अ प्रोटोटाइप। इसमें जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो है डिगॉक्सिन एंड विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज वी हैव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। मीन्स कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। आइनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं एंड कार्डियक आउटपुट एट अ रिड्यूस मेटाबॉलिक कॉस्ट। मीन्स कि बहुत ही कम मेटाबॉलिक कॉस्ट पे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, ताकि जो हार्ट की एफिशिएंसी है वो ओवरऑल बढ़ जाती है। इसमें जो क्लासेस हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स की वो बताई गई है नेक्स्ट सोर्स के बिहाफ पे कि किस कार्डियक ग्लाइकोसाइट से आपको ड्रग मिल रही है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स को क्लासिफाई किया है, जिसमें पहली है डिजिटेलिस लेंटाना। मीन्स कि डिजिटेलिस लेंटाना जो प्लांट है वहाँ से आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आएंगी, डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन एंड जिटॉक्सिन। नेक्स्ट है डिजिटेलिस परपूरिया विच इज नॉन एज पर्पल फॉक्स क्लोव, और इससे हमें मिलता है डिजिटॉक्सिन, जिटोइन एंड जिटालीन। थर्ड है स्ट्रोफेंथस कॉम्बे, इसमें जो ड्रग आती है वो है स्ट्रोफंथीन। फोर्थ है स्ट्रोफेंथस ग्रेटस जिसके अंदर ड्रग आती है ओयूबेन। एंड फिफ्थ है चाइनीज टोड स्किन्स ग्लैंड जिसके अंदर ड्रग आती है बूफा डाइनोइड्स। तो दीज आर द ड्रग्स विच बिलोंग्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक ड्रग सोर्स। तो ये हुआ हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिजिटैलिस, यानी कि हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की बात करी जिसमें हम मेन जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजिटलिस उसको स्टडी करेंगे कि वो बेसिकली कैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं और जो CHF की कंडीशन है उसको ट्रीट करते हैं। सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डराइव्ड फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स alkaloids a tonin effect by altering the transport of electrolyte across the myocardial, causing a decrease efflux of sodium and calcium and a decrease influx of potassium. Then a digoxin, digitoxin widely used
as a cardiac glycoside are obtained from the leaves of Sparrow foxglove. They increase the force of myocardial contraction and extend the refractory period of AV node. To a lesser degree, affect the SA node and the heart's co-factory system to make heart contraction stronger and may reduce heart size, arrhythmia, seen the frequency and severity of some heart. Means कि जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं बेसिकली ये डराइव हुए हैं प्लांट एल्कलॉइड से, और ये क्या करते हैं, जो टॉनिक इफेक्ट है उसे अल्टर करते हैं, जो टॉनिक इफेक्ट शो करते हैं। कैसे? जो इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उसे अल्टर करके। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये क्या करते हैं, जो ईफ्लक्स है यानी कि बाहर की तरफ ईफ्लक्स सोडियम और कैल्शियम का उसे डिक्रीज करते हैं, यानी कि सोडियम और कैल्शियम का तो सेल के अंदर अमाउंट बढ़ाते हैं, और आपको पता है कि कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। और दूसरा, डिक्रीज करते हैं इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम को अंदर नहीं आने देते हैं, पोटेशियम को तो बाहर निकालेंगे और कैल्शियम और सोडियम को सेल के अंदर लेंगे। अब इसमें जो डिगॉक्सिन है ये वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और ये जो होता है ये ऑब्टेन किया गया है फॉक्सग्लोव जो प्लांट है उसकी लीव से। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिगॉक्सिन, ये क्या करता है, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है उसे इंक्रीज करता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड के जो है एवी नोड का उसे एक्सटेंड करता है, जबकि ऐसे नोड के पीरियड की जो डिग्री है उसका जो इफ़ेक्ट है उसे कम करता है, और जो हार्ट का सिस्टम है उसे मेंटेन करता है, और इस तरीके से हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ट के साइज़ को रिड्यूस करता है, और कभी कभी इसके साथ देखा गया है अरिथमिया और हार्ट की कुछ सीवियर कंडीशंस देखी गई हैं। तो इन शॉर्ट टर्म अगर मैं कहूँ कि हमने क्या देखा कि डिजिटैलिस जो है वो अल्कलॉइड से मिलेगा, और ये बेसिकली आयन एक्सचेंज के थ्रू अपना एक्शन शो करता है, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसे बढ़ा देता है, और जो एसे नोड है एवी नोड है उनके टाइम पीरियड को, उनकी डिग्री को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आती है इसकी केमिस्ट्री की, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं इनकी बेसिक मॉइटी क्या होती है। सो इट कंबाइंस अ स्टेरॉयड न्यूक्लियस विथ अनसैचुरेटेड 5-member लैक्टोन रिंग एंड अ सीरीज ऑफ शुगर लिंक टू द न्यूक्लियस। मीन्स कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक स्टेरॉयड की न्यूक्लियस होता है और इसके साथ एसोसिएटेड होता है एक 5-member लैक्टोन रिंग, और साथ में इधर जुड़ा हुआ होता है शुगर की सीरीज जो कि न्यूक्लियस से अटैच है। अब जो कार्डियक एक्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेरॉयड न्यूक्लियस एंड द लैक्टोन रिंग। तो इसमें जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस है उस पर और जो लैक्टोन रिंग है उस पर डिपेंड करता है कार्डियक एक्टिविटी, और जो शुगर सीरीज साथ में एसोसिएट है वो डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। मीन्स कि स्टेरॉयड न्यूक्लियस और लैक्टोन रिंग तो कार्डियक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो शुगर सीरीज़ है वो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरीके से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की बेसिक मॉइटी ऐसी होती है और इस तरीके से ये अपना रोल प्ले करती है। देन नेक्स्ट आता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डिजिटॉक्सिन रिवर्सिबली बाइंड टू द साइड ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर aspects of a subunit of sodium potassium ATPase pump in the membrane of heart cells, that is myocytes। मीन्स कि जो हार्ट की सेल्स हैं, जो मायोसाइट्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन पे एक पंप लगा होता है, उसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। इसकी जो सब यूनिट है वो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जिस पे जाके डिगॉक्सिन जो है वो बाइंड हो जाता है, एंड देन रिजल्टिंग इन द इनहिबिशन ऑफ पंप एक्टिविटी। और ये जो पंप है, जब ये ड्रग जो है इस पंप पे जाके बाइंड होएगी तो इस पंप की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, एंड दिस
causes an increase in the level of sodium in the myocytes। तो ये जो पंप है ये बेसिकली क्या कर रहा था, सोडियम का बाहर और पोटेशियम का अंदर की तरफ एक्सचेंज कर रहा था। इस तरीके का होता है, सोडियम को बाहर ले जाता है और पोटेशियम को अंदर लाता है। अब जब ये पंप इनिबिट हो गया तो इसकी वजह से जो सोडियम का लेवल था वो मायोसाइट्स में बढ़ जाएगा, एंड विच फेवर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम इनटू सेल्स वाया सोडियम एक्सचेंजर। तो एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप होता है और एक सोडियम कैल्शियम +2 वाला इसी तरीके से चैनल होता है। तो अब जो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो इसके बढ़ जाने से दूसरा वाला जो आपका है वो सोडियम को बाहर निकालेगा और उल्टा कैल्शियम को अंदर लेगा। तो ये फेवर करेगा कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स वाया द सोडियम एक्सचेंजर, एंड थस इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो इंट्रासेल्युलर में बढ़ जाएगा, एंड द इंक्रीज इन सिस्टोल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज ऑल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड मॉडिफाई ऑटोनॉमिक आउटफ्लो। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपीज जो है वो इनिबिट हुआ है, ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल फंक्शंस को अफेक्ट करेगा और साथ में ऑटोनॉमिक आउटफ्लो को मॉडिफाई करेगा। सो इन अ समराइज्ड फॉर्म अगर हम कहें तो हमारे हार्ट के जो आउटर सरफेस है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, उस पर दो तरीके के चैनल्स हैं। एक हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप जो कि सोडियम के आउटफ्लक्स और कैल्शियम के इनफ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इस पे क्या आके हमारी जो ड्रग है डिगॉक्सिन वो आके बाइंड हो जाती है और इस पंप को इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो सोडियम का लेवल है वो इंट्रासेल्युलर में बढ़ जाता है, और इसके लिए कंपनसेट करने के लिए एक दूसरा चैनल होता है जो कि सोडियम को तो बाहर भेजता है और उसके रिस्पॉन्स में कैल्शियम +2 को अंदर लेता है। और जैसे ये कैल्शियम +2 अंदर आता है तो कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और साथ में ये अफेक्ट करता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल फंक्शन को और ऑटोनॉमिक आउटफ्लो को। तो इस तरीके से डिगॉक्सिन अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिकल इफेक्ट, मीन्स कि जब ये अपना एक्शन शो करता है तो इसकी वजह से कुछ मैकेनिकल चेंजेस आते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन रिवर्सल ऑफ द कंपनसेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द हार्ट फेलियर, increase ventricular, increase cardiac output, leading to decrease in end systolic and end systolic quick rate. Increase cardiac output result in decreased sympathetic response and better perfusion. Hence, no renin release, leading to no formation of angiotensin and no एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू एल्डोस्टेरॉन। मीन्स कि अब हमारी जो ड्रग है उसने क्या किया, बेसिकली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया, जो कि अभी हमने उसके मैकेनिज्म के थ्रू समझा कि उसने कैसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया है। अब इस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने की वजह से जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म हार्ट फेलियर के अगेंस्ट हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा था वो रिवर्स हो जाएगी, और इसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं उनका फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक प्रेशर है, फोर्स है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया है और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो गया है। अब क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो गया है तो इसकी वजह से जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स हो रहा था वो कम हो जाता है और उसकी वजह से बेटर परफ्यूज़न हो रहा होता है। इसलिए क्योंकि बेटर परफ्यूज़न हो रहा है इसलिए कोई भी रेनिन रिलीज़ नहीं होगा। रेनिन रिलीज़ नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सोडियम और वाटर का जो एक्सचेंज हो रहा था बाय द एल्डोस्टेरॉन वो भी नहीं होगा।
तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। तो ये इसके क्या शो हुए, मैकेनिकल अफेक्ट शो हुए, और जिसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी पे पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन हार्ट। मीन्स कि अब जैसे हमने कार्डियोग्लाइकोसाइड्स दिए हैं तो ये हमारे हार्ट पे क्या अफेक्ट डालेंगे। सो इंक्रीज इन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीड्स टू फॉलोइंग। अब बेसिकली हमारे डिगॉक्सिन ने क्या किया है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट लीडिंग टू नॉर्मल हार्ट, increase in effects of increase in the efficiency of degradation, and therefore ejection fraction is increased, that results in impairment in circulation, and that leads to decreased sympathetic activity, and so decrease peripheral resistance, and also decrease great because of these effects by increase in vagal tone, सो इम्प्रूवमेंट इन रीनल ब्लड फ्लो। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। ये अभी हम लास्ट मैकेनिकल इफेक्ट में भी देख के आए। तो नॉर्मल हार्ट है उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है हार्ट की, और वो धीरे धीरे उसमें डिग्रेडेशन होने लगेगा। और उसका जो इजेक्शन फैक्टर है, मीन्स कि पहले अगर एक्स अमाउंट वो इजेक्ट कर रहा था तो अभी एक्स प्लस समथिंग इजेक्ट करेगा। मीन्स कि पहले से अब उसके जो इजेक्शन पावर है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, तो इसलिए उसकी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है और इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमाउंट में जो है इजेक्ट कर सकता है। जिसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो सर्कुलेशन है ना वो इम्पेयर हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सर्कुलेशन इम्पेयर हुआ, ठीक है, उसके वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हुई और डिक्रीज हुए पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब ये जब सारी चीज़ें डिक्रीज होती हैं तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल इफेक्ट क्या होता है, जो वेगल टोन होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है और इम्प्रूव हो जाता है रीनल ब्लड फ्लो। तो इस तरीके से जो हमारी ड्रग्स है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है हार्ट पे। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर डिगॉक्सिन का। तो अगर हम डिगॉक्सिन के स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर एक लैक्टोन रिंग है, स्टेरॉयड मॉइटी है और शुगर चेन प्रेजेंट होती है, जिसमें से हम देख चुके हैं पहले ही केमिस्ट्री के अंदर कि लैक्टोन रिंग और स्टेरॉयडल रिंग तो इसकी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ये हार्ट पे शो करेगा, और ये जो शुगर मॉइटी है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसको हम सम अप करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया था डिगॉक्सिन के बारे में पढ़ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ना, जिसमें सबसे पहले हमने समझा कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं बेसिकली वो होते क्या हैं। देन हमने देखा कि वो किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और हमने देखा कि वो कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को हमने देखा, और हमने उसके साथ उसके एसोसिएटेड मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स देखे, और हमने देखा कि कौन कौन से उसकी जो मॉइटी है उसमें उसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने उसकी केमिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करी। तो यहाँ हम सम अप करते हैं अपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अनदर क्लास ऑफ ड्रग लेंगे और हम उसको स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।